नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का हृदय दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। यह एग्ज़ाम मार्च महीने के थर्ड वीक से प्रारंभ हो सकता है। तो इसी क्रम में मैं लेकर के आ रहा हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। 2023 का पेपर आज लेकर के आ रहा हूं और यह प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है और यहाँ से प्रश्न जो कर ले जाता है उसके नंबर बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये थोड़ा सा टफ पड़ता है अन्य पेपर की अपेक्षा। तो बिल्कुल ऐप के जैसा ही क्लास चलेगा, आप ऐप वाला क्लास देख लीजिए और यहाँ आकर के देखिए, बिल्कुल हूबहू उसी तरह से आपको मिलेगा। तो समय ना लेते हुए आइए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कोलकाता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कोलकाता में मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। ऑप्शन सा इसमें सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है? तो कौन सा आयोग है? इसमें कोठारी आयोग सही हो जाएगा। कौन सा आयोग? कोठारी आयोग। ऑप्शन सा इसमें भी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया है? 1882 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया? 1882 ईस्वी में। ऑप्शन बा इसमें सही हो जाएगा। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? 16 मार्च 1911 ईस्वी को। ऑप्शन आ इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। तो शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक जो था उसके जो अध्यक्ष हुए हैं डॉक्टर डी.एस. कोठारी जी। कौन है? डॉक्टर डी.एस. कोठारी। सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। तो यह इसका जो जन्म हुआ 1813 ईस्वी के घोषणा पत्र से हुआ था। जो 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी, वहीं से यह विवाद उत्पन्न होता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। तो 1976 ईस्वी में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन जब होता है उसी में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय माना गया। समवर्ती सूची क्या होता है? तो आप देखेंगे संविधान में 3 तरह की अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कोई कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। उसी को समवर्ती सूची कहते हैं। यानी जिन पर कानून राज्य सरकार भी बनाए और केंद्र सरकार भी बनाए, वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली। बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी, अंग्रेजी में अगर आप जानते हैं तो इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके प्रतिपादक कौन थे? 2023 में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है लॉर्ड मैकाले। कौन है? लॉर्ड मैकाले। बा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी इन्होंने अपनाया था। निस्यंदन का सिद्धांत यानी शिक्षा एक वर्ग तक पहुंच जाए, ये उच्च वर्ग तक पहुंच जाए। अब यह लोग जो है छनाई के माध्यम से बहुत सारे लोगों को यानी निचले वर्ग के लोगों को शिक्षित कर देंगे, है ना। यही होता है फिल्ट्रेशन थ्योरी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1888 ईस्वी में प्रारंभ होता है। सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा? सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया तो छात्रों की शिक्षा हेतु किसके लिए? छात्रों की शिक्षा के लिए यह लागू किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना था? निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम
कब बना था? तो यह जो बनता है वह 2009 ईस्वी में बनता है। कब? 2009 ईस्वी में बना। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। किससे है? प्राथमिक बालिका शिक्षा से है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1904 ईस्वी में। कोलकाता एवं बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। इसको बनाया गया? लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया था। अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है? वही फिल्ट्रेशन थ्योरी है। छनाई का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? छनाई का भी सिद्धांत कहते हैं। निस्यंदन यानी छनाई का सिद्धांत, इसको आप जानिएगा, यही होता है छनाई सिद्धांत। तो निस्यंदन सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि जनसाधारण में शिक्षा उच्च वर्ग से छन छन कर पहुंचाई जाए। इस सिद्धांत को छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर? जो शिक्षा है जनसाधारण में कैसे पहुंचेगी? पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दे दी जाए और उच्च वर्ग जो है जिस समाज में रहते हैं उस समाज को शिक्षित कर देंगे। यह है छनाई का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पैटर्न विकसित करना। और तीसरा जो है शिक्षा के क्षेत्र में सभी स्तरों पर विकास के लिए नीतियां और सिद्धांतों की सिफारिश करना। यह कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, आवश्यक शिक्षा प्रदान करना है। याद रखिएगा, जब भी आ जाए कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, तो उम्र याद रखिएगा, 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से देश के आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक कामकाज को मजबूती मिलती है। वह बच्चा किसी भी वर्ग का हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर उसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के अंदर है तो उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। यह उसका मूल अधिकार है। ठीक है, यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की पहचान कर उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। यह है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है कि जो बालक बाल श्रम से पीड़ित हैं उनको पहचान लिया जाता है, उनकी पहचान की जाती है और उन्हें अगर वो जोखिम भरे कामों में लगे हुए हैं तो वहां से हटा दिया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। यह है राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनशाला कार्यक्रम क्या है? तो जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र, ये देखिए, भारत सरकार और यूएन, यूनाइटेड नेशंस, यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यूएन का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। भारत सरकार का संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। जनशाला जो कार्यक्रम है वो 2 देशों के साथ मिलकर के, भारत सरकार और यूएन के साथ,
एक संयुक्त प्रयास किया जा रहा है, मिली-जुली प्रयास किया जा रहा है कि समुदाय आधारित जो शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, वो कार्यक्रम उसको बढ़ावा दिया जाए। यह है जनशाला कार्यक्रम। न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा कि अगर 6 वर्ष का बच्चा है या 7 वर्ष का बच्चा है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम वह वर्णमाला तो जानता ही होगा। और अगर वही बच्चा, कम से कम की बात, न्यूनतम की बात की गई है, अधिकतम की बात नहीं, कि 7 वर्ष का बच्चा अगर है, 1 साल स्कूल में व्यतीत कर चुका है, तो वह कम से कम वर्णमाला यानी आ से लेकर के ज्ञा तक के सभी अक्षरों को पहचान सकता है। यह हुआ न्यूनतम। भाई होना भी चाहिए, 1 साल पढ़ चुका है लड़का। और उसी में जो अधिकतम होता है, अधिकतम का तो कोई पैमाना नहीं है। हो सकता है एक ही साल में बच्चा घर पे अगर प्री प्राइमरी अगर शिक्षा उसको मिली हुई है तो हो सकता है कि वह 2 अक्षरों को मिला करके एक नया शब्द बनाना सीख गया है ना। तो न्यूनतम से समझ गए होंगे कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो अर्थ है, विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला कार्यक्रम, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हों, वही है विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम। कि जिस कार्यक्रम के द्वारा बच्चे विद्यालय की तरफ बढ़ें, विद्यालय जाना प्रारंभ करें, वह विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम होता है। अगला प्रश्न है प्री पोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो प्री पोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम पहले हिंदी में जानते हैं, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करिए। तो अपव्यय क्या है? सबसे पहले तो इसको जानते हैं, अपव्यय क्या होता है। तो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना। अपव्यय को समझ लीजिए, यानी उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई भी नहीं है और उस बालक को विद्यालय से हटा लिया गया है, विद्यालय छोड़ चुका है, वह अपव्यय कहलाता है। क्या? यानी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष का अगर कोई बालक है, वह कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, लेकिन वह 3 तक पहुंचते पहुंचते विद्यालय 4 से पढ़ने नहीं जाता, तो किस श्रेणी में आएगा? यानी अपव्यय यही कहलाता है कि शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक विद्यालय से हट जाता है, वह अपव्यय के अंतर्गत आएगा। अवरोधन क्या है? दूसरा ये भी जान लेते हैं, अवरोधन क्या है। अवरोधन का अभिप्राय किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना। तो अपव्यय तो समझ में आ गया कि एडमिशन हुआ, बच्चा 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, लेकिन 4 में छोड़ दिया, अपव्यय। अवरोधन क्या है? बच्चा 2 में पहुंचा, लेकिन किसी अवरोध के कारण वह बच्चा 1 वर्ष से अधिक समय तक, यानी अगर 2 में है फिर अगले वर्ष 2 में ही पढ़ रहा है, तो अवरोध हुआ कि नहीं हुआ? रुका कि नहीं हुआ? रुक गया ना बच्चा। तो अवरोधन का जो तात्पर्य है वह है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोक लेना, अवरोधन कहलाता है। क्लियर हुआ?
प्राची पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि परंपरागत भारतीय भाषाओं और साहित्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह प्राच्य शिक्षा समर्थकों का कहना है कि जो शिक्षा है वह परंपरागत और भारतीय भाषाओं में दिया जाना चाहिए। लेकिन आंग्ल शिक्षा समर्थकों का तर्क यह था कि यह रकम आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए खर्च की जानी चाहिए। लेकिन आंग्ल जो भारतीय समर्थक हैं वो क्या कह रहे थे कि जो जो पैसा खर्च किया जा रहा है, 1 लाख रुपया जो मिला था वह जो है पैसा खर्च किया जाए कि पश्चिमी देशों की सभ्यता, यानी जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप किया जाए, है ना। तो आधुनिक पाश्चात्य अध्ययन के लिए यह खर्च किया जाना चाहिए, यह चाह रहे थे। लेकिन जो प्राच्य वाले थे वो चाह रहे थे कि नहीं, भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जाए। और आंग्ल शिक्षा समर्थक चाह रहे थे कि नहीं, अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा दी जाए। अब दोनों में यही विवाद हुआ। यह विवाद प्राची पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या था? तो डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य जो है वह देखिए क्या है। पहला तो है कि स्कूली शिक्षा सुविधाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करना। स्कूली शिक्षा सुविधाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करना। दूसरा है विद्यालय में बच्चों का ठहराव। और तीसरा है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना। यह डीपीईपी परियोजना का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है बीईपी क्या है? तो बीईपी जो है वह व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों की समस्याग्रस्त व्यवहार को सुधारने हेतु तैयार किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाए। ये जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है कि जो 6 वर्ष का बच्चा है और अधिकतम जो 14 वर्ष तक का बच्चा जब तक हो ना जाए तो प्रारंभिक शिक्षा का वह उसका मूल अधिकार है और उनके अभिभावकों का, उनके माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि उन बच्चों को वह शिक्षा दिलवावें। अगला प्रश्न है ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? तो ब्रिज कोर्स एक ऐसा कार्यक्रम है जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने में मदद करने वाला कार्यक्रम है। ब्रिज अंग्रेजी में जानते हैं, ब्रिज माने होता है क्या? पुल। पुल का कार्य क्या होता है कि नदी के इस छोर से उस छोर तक पहुंचा देता है आपको। तो यही चीज है, ब्रिज कोर्स जो है छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचने में मदद करने वाला कार्यक्रम है ब्रिज कोर्स। वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वुड के घोषणा पत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? इस पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका मकसद भारत के लोगों को ज्यादा शिक्षा देना और उनकी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना था। शिक्षा के सभी स्तरों पर महिलाओं को शिक्षित करना। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आइए मूल्यांकन करते हैं मैकाले की जो शिक्षा नीति थी किस तरह की थी। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है, यह भारतीय शिक्षा पद्धति और संस्कृति पर हमला थी, यह पूर्वाग्रहों से प्रेरित थी, या देसी भाषाओं में शिक्षा देने के विरोधी थे। लॉर्ड मैकाले की जो नीति थी वह चाह रहे थे कि अंग्रेजी भाषा में ही शिक्षा प्रदान की जाए। यह अंग्रेजों को सबसे श्रेष्ठ नस्ल मानती थी और अंग्रेजी भाषा को सर्वोच्च मानती थी।
या अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करती थी, या प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करती थी, या भारतीयों को विज्ञान और पश्चिमी साहित्य पढ़ने की सिफारिश करती थी। यह थी लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति। वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो चार्ल्स वुड ने साल 1854 में जारी किया अपना घोषणा पत्र, यानी वह वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत की शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया था। यह एक व्यापक योजना थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों पर विचार किया गया था। वुड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने की बात कही गई। निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता दिया गया। गांवों में देसी भाषा के पाठशाला खोले जाने का सुझाव दिया गया। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान था? तो लॉर्ड कर्जन का योगदान जान लेते हैं। इन्होंने शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया। पहला तो ये था, शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किए। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। किसकी सिफारिश पर? लॉर्ड कर्जन की सिफारिश। तो इस अधिनियम से भारतीय विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए आर्थिक धनराशि बढ़ाई। उन्होंने धार्मिक और नैतिक शिक्षा के विवाद को हल किया था। कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें संक्षेप में बताइए। तो क्या है कोठारी आयोग की जो सिफारिशें हैं, उनको आइए देखते हैं। कोठारी आयोग ने बहुत अच्छी संस्तुतियां दी थी। क्या था? पहला ये है कि सभी बच्चों को प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। आज भी गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई बच्चा तुरंत कोई अंग्रेजी तो सीख नहीं जाएगा, पहले वह अपनी मातृभाषा को समझता है और उसी भाषा में समझेगा, है ना। तो मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, फिर उसके बाद मानक भाषा में आना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं कि अगर गांव में जानते हैं एक होता है कुदाल, कहा जाता है कुदाल, और फावड़ा होता है, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है उसी को सुईला। तो पहले बताएंगे ना उसको, है ना। तो पहले बताएंगे कि सुईला को ही कुदार कहा जाता है। लोकल जो स्थानीय भाषा होती है मैं बता रहा हूं। तो पहले उसकी भाषा में बात करेंगे, फिर उसके बाद मानक भाषा में आएंगे, ठीक है। तो यह कोठारी आयोग की भी सिफारिश थी। दूसरा क्या है? माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा के एक हिस्से के रूप में कार्य अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूल बनाए जाने चाहिए। स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यानी इन्होंने उच्चतम शिक्षा को भी मातृभाषा में देने की बात कही थी। किसने? कोठारी ने, है ना। उच्च शिक्षा में 3 या उससे ज्यादा साल तक स्नातक पाठ्यक्रम होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय 2 तरह के होंगे, उच्च माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन से जुड़ी नीति सुनिश्चित करने के लिए सरकार को सुझाव दिए जाने चाहिए। ये थी कोठारी आयोग की प्रमुख संस्तुतियां या सिफारिशें। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं। जो डायट जिसे आप कहते हो, डायट, इसका पूरा नाम यही होगा, डायट। क्या? डायट।
तो डाइट के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनको बताना है। पहला इसमें देखिए, जिले के स्कूलों में शिक्षण और प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और उन्हें नए शिक्षण तरीकों से अवगत कराना। समय समय पे ट्रेनिंग होती भी रहती है शिक्षकों की, क्योंकि मैं हूँ तो जान रहा हूँ ना कि ट्रेनिंग समय समय पर लगती रहती है कि किस तरह से पढ़ाना है। शिक्षकों में व्यावहारिक दक्षता और प्रतिबद्धता बढ़ाना, शिक्षकों में अनुसंधान के दृष्टिकोण को विकसित करना, शिक्षण सहायक सामग्री का विकास और इस्तेमाल बढ़ाना, स्कूलों में 100% नामांकन और कक्षा उन्नति सुनिश्चित करना, कक्षा शिक्षण में नवाचार को बढ़ावा देना, स्कूलों की गुणवत्ता की निगरानी करना और जिले की प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को दूर करना, यह जो है डाइट के प्रमुख उद्देश्य हैं। जिले के स्कूलों को सीधे सहायता प्रदान करना। तो डाइट के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट के प्रमुख उद्देश्य ये हैं। इनमें से आप 5 लिख करके आएंगे तो आपको पूरे अंक आपको दे दिए जाएंगे। तो ये थे 2023 के प्रश्न जो कि आए हुए हैं। तो किस तरह से एक मॉडल आंसर लिखा जाए, किस तरह से लिखें कि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों, यह मैंने लिख करके दिखा दिया है। तो इसी तरह से मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।